से इस पार्टी को बनाए और एक ऐसी घटनाक्रम हुई जिसके कारण पार्टी का निर्माण हुआ। और जब निर्माण कोई चीज़ का होता है, उस निर्माण के बाद वो आगे बढ़ता है। किसी व्यक्ति जिस तरह से प्रकृति में होता है कि कोई बच्चा आता है, फिर उसके बाद बड़ा होता है, अपना काम करता है, उसी तरह से पार्टी बन गई। और पार्टी जब बन गई तो उसको हम अगर अपने हाथों से उसको ख़त्म कर दें और विलय कर दें तो एक अपराध बोध था। और हम उन लाखों जो हमारे चाहने वाले हैं, वो जो कार्यकर्ता हैं जो हम लोग के साथ खड़े हुए हैं और धूप में खून पसीना बहा करके हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, और एक आशा भी जगी हुई है कि चलो कभी हम लोग को पार्टी नहीं था, एक पार्टी बना है जो गरीबों की पार्टी है, उन शोषितों की पार्टी है जो जंगलों में रहता है, पहाड़ों पर रहता है कि और जो शहर में नहीं अभी तक आ पाया है, उनकी आवाज़ हम लोग बनने की कोशिश कर रहे थे और उसको दबाने की बात होती है। अच्छा संतोष जी, क्या सिर्फ विलय वाला मुद्दा है या फिर देखिए कहा ये भी जा रहा है कि आप लोगों की सेटिंग हो गई है बीजेपी के साथ? देखिए, कहना तो उनको हर चीज़ है, अब कहेंगे ही, अब उस पर क्या हम टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन विलय तो बहुत बड़ा मुद्दा न है। अगर ठीक है तो उसमें विलय करने की कौन सी बात है। आप बोल देते कि ठीक है आप हट जाइए, साथ नहीं चल सकते, हम हट जाते हैं। एक कहने की क्या जरूरत है कि आप विलय करिए तब रहिए। अगर हमारी इसका मतलब है कि अगर हम एक दूसरे के साथ हैं बंधन में, तो किस बात का आने वाला समय में और भी कुछ लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई किसी नेता से मिल लिया जाकर किसी कारण से काम से, तो कह देंगे कि उनका सेटिंग है, तो ऐसी बात नहीं है। मेन मकसद था कि पार्टी को विलय कर देना है, जिससे आप नाराज पार्टी आगे बढ़ रही थी, पार्टी में देश दिख रहा था, पार्टी के लोग आगे बढ़ रहे थे और दिखने लगा पार्टी, तो लोगों को लगा कि ये पार्टी अगर और आगे बढ़ जाएगी तो हम लोग के लिए मुश्किल पैदा हो अच्छा, जाएगी। कल जब आपने इस्तीफा दिया तो शिवानंद तिवारी का भी एक बयान आया। शिवानंद तिवारी ने साफ कह दिया कि ये जो पटकथा है ये कहीं और लिखी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मांझी जी ने लगता है अपने बेटे को सिखाया नहीं है कि जो इस्तीफा है वो नीतीश कुमार को दिया जाता है, विजय चौधरी को नहीं। अब इस पर हम क्या टिप्पणी करें। शिवानंद तिवारी जी बहुत ही पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं और हमारे लिए आदरणीय हैं। जहाँ तक बात है इस्तीफा देने का, तो निश्चित तौर पर हम लोग चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दें। हम लोग की बात आदरणीय विजय चौधरी जी से होती थी। हमने फोन पर बात किया, कोशिश किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग को समय दिला, बोले हमको दे दीजिए। और जहाँ तक शिवानंद तिवारी जी की बात है, तो सुधाकर सिंह किनको इस्तीफा दिए थे, पहले अपनी पार्टी में तो बताएं कि क्या है। और दूसरी बात है कि इतने पढ़े लिखे हैं और विक्रम मांझी जी से सीखना चाहिए। हमारे अपने पिताजी से हमने बहुत चीज़ सीखा है। और हम तो कहते हैं भाई कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानकार हैं और मैंने सर्वोत्तम है। आप वर्ण व्यवस्था में, कास्ट व्यवस्था में सबसे ऊपर आते हैं, इसलिए तो लालू जी को आप इतना दिन जेल में भेजें। आप इतना चालाक हैं, इसलिए तेज चालाकी, उतनी चालाकी हम सीख जाते हैं तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं। इसलिए उनको हम प्रणाम करते हैं और हम कहते हैं कि आपने जो मुझे सीख दी है मैं इसको याद रखूंगा और आने वाला समय में ऐसा मौका मिलेगा तब इसके लिए मैं। अच्छा ये बताइए कि मांझी जी ने एक कसम खाई थी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन नीतीश कुमार का साथ नहीं छूटेगा, तो अब हम मान लें कि कसम टूट चुकी है। कसम हमने नहीं तोड़ा है। कसम अगर खाई जाती है तो दोनों तरफ से देखा जाता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती ना। मांझी ने कसम खाया था, उस कसम पर वो कायम थे। लेकिन जब अगला जिनके लिए कसम खाए वही रखने के लिए नहीं तैयार है तो एक तरफा प्यार नहीं होता है। इसलिए हम लोग उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग के साथ था कि हम लोग का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ था, हम लोग को डिसीजन लेना था। और हमने तो कभी सरकार के बारे में कुछ नहीं बोला, हमने तो माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ नहीं बोला। हम तो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, अपने जो चाहने वाले लोग हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, उनकी अपेक्षा आकांक्षा पर खरे उतरने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए हमने और इसके अलावा। अच्छा, लल्लन सिंह ने भी एक बयान दिया है, आपने तो सुना ही होगा। लल्लन सिंह ने साफ कहा है कल की छोटी छोटी जो लोग दुकानें चला रहे हैं, इससे बेहतर है कि एक बड़ी दुकान में आ जाए। अगर हम आपसे एक सवाल करें, आपका जो चैनल है और इसको नहीं लेंगे, और आपकी चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है बिहार में, लेकिन नेशनल लेवल पर उस स्तर पर नहीं है। अगर आपको कोई प्रस्ताव आए बड़े चैनल से जो पूरे देश में और दुनिया में चल रहा है कि आप हमारे साथ आ जाइए, क्यों छोटी छोटी दुकान चलो, आपका क्या रिएक्शन होगा? आप आपका ही समझ लीजिए, उन लोग बहुत ही बड़े लोग हैं। तो कैसे देखते हैं इस बयान को? इस बयान में तो बहुत सारी बातें छिपी हुई है। इस पर आप विश्लेषक हैं, आप विश्लेषण कर सकते हैं इस बयान के पीछे क्या मनोदशा हो सकती है, क्या विचारधारा हो सकती है,
क्या सोच हो मतलब सकती दिल है। पे लग गई है बयान। दिल पे तो हर आदमी को लगना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए। आपको अगर कोई बड़ा चैनल कहे कि हमें विलय कर देगी तो आपको भी लगेगा। मतलब आपको भी लग गई संतोष सुमन को लल्लन सिंह के बयान जो है वो चुप गया है। हमको नहीं चुभा है, हमको तो लगता है कि सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। जो भी पार्टी बनाए हैं, जो पार्टी बनाने की सोच, लोकतंत्र है ना, संविधान है ना, बाबा साहब ने संविधान बना के दिया है, तो सबको अधिकार है ना यहाँ चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का। और उस संविधान के जो मंशा है, जो बाबा साहब की मंशा, इसका मतलब उसके खिलाफ आप इस संविधान के खिलाफ है। और एक तरफ आप दलितों और शोषितों की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की बात करते हैं। अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, छोटी दुकान है, छोटी दुकान में वही सामान मिलता है, और छोटी दुकान में जो छोटी सस्ता सामान मिलता है, मॉल में महंगा सामान मिलता है। तो मॉल में लिमिटेड लोग जाते हैं जो गाड़ियों से उतरते हैं, छोटी दुकान में ज्यादा लोग आते हैं जो गरीब लोग होते हैं, और वो गरीब लोगों की संख्या ज्यादा होती है। छोटी दुकान के पास गरीब लोग आएंगे और गरीब की संख्या ज्यादा है, वो गरीब आने वाला समय। चलिए, अच्छा संतोष जी, ये भी कहा जा रहा है कि संतोष जी को मुख्यमंत्री बनना है बिहार का। तो क्या ये सब कुछ जो हम समझे, क्या इसके पीछे की बड़ी वजह ये तो नहीं है कि संतोष सुमन को मुख्यमंत्री बनना है? आपके मुंह में घी शक्कर, अगर हमको मुख्यमंत्री मौका मिले, जनता अगर हमको दे, तो जरूरी हम मेहनत करेंगे। और मेहनत कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। जनता मालिक है, जनता अगर चाह लेगी तो क्या पटकथा इसीलिए तो नहीं रची गई है? देखिए, सब तो मुख्यमंत्री बनने के लिए पटकथा रच रही है। कभी महागठबंधन, कभी एनडीए, फिर महागठबंधन एनडीए। क्या है मुख्यमंत्री बनने का? तो ये तो आपने भी सीख लिया है। अब राजनीति में तो सीखना ही पड़ता है ना। शिवानंद तिवारी जी से भी हम सीखेंगे, जो गलती हमने किया उन्होंने मुझे समझाया, आगे हम उनको धन्यवाद देते हैं कि सीख हम झाट बांध के रख लेते हैं। जब भी ऐसा मौका आएगा तो अब तेजस्वी जी को भी समझा दें, चाहे किन्हीं उनके मंत्री जो सुधाकर जी है उनको भी समझा देना चाहिए, जगदानंद सिंह जी को, कि भाई अपने पिताजी से क्यों नहीं लिया। तो देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता के बीच में सब जाता है, हर पार्टी जाती है। हम भी जा रहे हैं कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमारी पार्टी को मजबूत कीजिए, हम गरीबों की आवाज है। और जब हम मजबूत होंगे, संख्या बल बनेगा, तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है, और मुख्यमंत्री को भी बन सकता है। मतलब चाहते हैं संतोष सुमन मुख्यमंत्री? राजनीति में कौन ऐसे व्यक्ति है जो नहीं चाहता है? हम अपने आप को ज्यादा काबिल मानते हैं, जैसा कि कहा भी था मांझी जी ने कुछ दिन पहले कि मेरा बेटा जो है बहुतों से बहुत काबिल है, जो लोग मुख्यमंत्री पद की रेस में है उनसे बहुत काबिल है मेरा बेटा। देखिए, जीतन राम मांझी जी ने जो बात बोली थी वो एक पिता का उद्गार था, ठीक है ना। हर पिता अपने पुत्र के बारे में जानता है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि लोकतंत्र में कोई डिग्री का कोई मायने नहीं होता है। इंटेलेक्ट होता है, जिसके पास जनता का समर्थन है, जिसके पास जनता का सहयोग है, जिनके पास जनता का आशीर्वाद है, वही मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मुख्यमंत्री कहने से कोई नहीं बन जाएगा। अगर हमारे पिताजी ने हमारे बारे में बोला कि संतोष मांझी मुख्यमंत्री बनेगा, एक पिता का उद्गार है, उससे क्या हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे? हम इसमें नहीं मानते। हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे और भी बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, सबको मेरी शुभकामना है। वो मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे। उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं देना है, जनता के जाके संघर्ष। ठीक है, अच्छा ये देखिए संतोष जी, जब से आपने इस्तीफा दिया है तो एक नाम की चर्चा हो रही है, रत्नेश सदा का नाम है वो, और चर्चा हो रही है कि आपकी जगह पर उनको बैठाने की पूरी तैयारी हो रही है। हो सकता है कि उन्हें मंत्री बना दिया जाए। मेरी शुभकामना है। और समाज के निचले तबके से आते हैं, और मंत्री बनने से निश्चित तौर पर समाज को मजबूती मिलेगी। तो डैमेज कंट्रोल कर लिया नीतीश कुमार ने। अब इसको जिस तरीके से लें, लेकिन मैं तो उनको शुभकामना दूंगा और उनको एक नई पारी के लिए शुभकामना दूंगा। मैं उनको यही कहूंगा कि जो गरीब शोषित हैं, जिस समाज से आप आते हैं, जो आपकी तरफ देख रहे हैं, उनके लिए आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, और आप भी उस मुकाम पर पहुंचिए कि जो काम हम नहीं कर सके, जैसा कि उन्होंने बोला है, उस काम को पूरा कीजिए। हम आपके साथ पीछे समर्थन करेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल संतोष जी, अगर बीजेपी से भी बात नहीं बनती है आप लोगों की, आप लोगों ने जो कहा है कि 5 सीटें चाहिए, बात नहीं बनती, तब क्या कीजिएगा? देखिए, इसको मिस इंटरप्रेट आप लोग कर रहे हैं, और जैसा कि बोला जा रहा है, हमने साफ शब्दों में बोला था कि 5 सीट पर हमारी तैयारी है, और हमारे कार्यकर्ता वहाँ इतने मजबूत हैं कि चुनाव लड़के जीत सकते हैं। और कहीं पर ये नहीं कहा था कि हम 5 सीट नहीं मिलेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे गठबंधन तोड़ देंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है। जब तक किन से हम बोले हैं, आपको एक आदमी बता दे कि हमसे बोले कि हमको 5 सीट दीजिए, इस तरह की कोई बात ही नहीं महागठबंधन में हुई थी। डिमांड तो सब कर रहा है, डिमांड तो कांग्रेस भी 10 सीट कर रहे हैं, लेफ्ट पार्टियां 8 सीट कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पर। लेकिन सम्मानजनक सीटों की बात हुई थी। निश्चित तौर पर समान, अगर सम्मानजनक सीटें बीजेपी की तरफ से भी नहीं मिलती है तो क्या कीजिएगा? देखिए, सम्मानजनक सीट का क्या मानदंड है, हमको समझ में आता। हम तो बात बोल रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं की तैयारी के ऊपर हमने बोला था, सीट का कहीं कोई बात ही नहीं किया था। तो कितनी सीटें चाहिए अब बता दीजिए हमें।
अब आप कह रहे हैं इस तरह की बातें, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ सकता है और हम जितने सीटों पर मजबूत दिखेंगे हम चुनाव लड़ेंगे।